Hello, Dr. Mohit. Can you give us a brief introduction about yourself? हेलो कंचन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहित शर्मा। मैं MBBS MD साइकेट्रिस्ट हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन PGI चंडीगढ़ से कंप्लीट की थी और उसके बाद मैं इभास में भी 3 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने रहा था। आजकल मैं अपना साइकेट्रिक नर्सिंग होम दिल्ली लक्ष्मी नगर में रन करता हूँ। हमारे सेंटर में हम एडमिशन और OPD दोनों बेसिस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट हमारा OPD बेस पे होता है और कुछ लोगों को एडमिशन्स की नीड होती है, वो भी हम देते हैं। साथ में हमारे उसमें न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स भी हम न्यूली जो हैं वो यूज़ करते हैं। कीटामीन थेरेपीज़ है वो यूज़ करते हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट की टीम भी जुड़ी हुई है। साइकोलॉजिस्ट जो मेनली टॉकेटिव थेरेपीज़ या काउंसलिंग थेरेपीज़ जो 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 हम यूज़ करते हैं उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आज के टाइम में लोगों के दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं कि जिससे वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो ब्रेन है बहुत डेवलप्ड ब्रेन है ना? ह्यूमन काइंड का ब्रेन जो है इट्स नॉट जस्ट एनिमल्स से की तुलना में बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, जिसमें सोचने, समझने और इमोशंस के साथ में लिंक ब्रेन है हमारा। हमारी लाइफ में इतना कुछ हम ओवर द टाइम डेवलप करते जा रहे हैं कि हम और अपने ब्रेन को यूज़ करें। ब्रेन सिर्फ एक जगह नहीं चलता। ब्रेन आज यहाँ बैठे-बैठे हम दुनिया की हर चीज़ के बारे में इस समय सोच सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम सोचते क्यों हैं? क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उतनी ज़्यादा हम प्रोसेस करते हैं। इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज़ बढ़ते जा रहे हैं। हम इंटरनेट के थ्रू जिस स्पीड में जो इंटरनेट चलता था, हमें इन्फॉर्मेशन देता था, अब उससे कहीं गुना ज़्यादा तेज़ इंटरनेट चल के हमें इन्फॉर्मेशन देता है। मल्टीपल वेबसाइट्स के थ्रू, मल्टीपल सोशल मीडियाज़ के थ्रू हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन कैच करता रहता है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करता है और उससे काफ़ी कुछ निकल के आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लाइफ में चल रहा है हमारे, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। अगर देखा जाए 2-3 मेन एरियाज़ हैं हमारे, अगर और डिपेंडिंग अपॉन किस एज ग्रुप में है, किस जेंडर से पर्सन है, तो हर एक की अपनी एज ग्रुप में अलग-अलग चीज़ें चलती हैं। फैमिली में क्या है, करियर वाइज़ क्या है और आपके आपके आने वाला फ्यूचर किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को लेकर के इंसान परेशान भी होता है। कई बार लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसमें इन चीज़ों में हिंड्रेंस आ जाती है कि मेरे करियर में हिंड्रेंस आ गई, मेरे इमोशनल एरिया जहाँ लव लाइफ है वहाँ प्रॉब्लम आ गई, फैमिली के साथ में टकराव चल रहा है। तो ये चीज़ें भी कई बार बहुत ज़्यादा सोच विचार पैदा करती हैं और कई बार इंसान इन चीज़ों को लेकर के इमोशनल ट्रबल फील करता है। आजकल बहुत ज़्यादा ही कॉमनली हम लोग स्ट्रेस एंड एंग्जायटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जैसे आपके यहाँ कोई आता है जो कि डीपली अफेक्टेड है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, हम में से कोई भी एक्चुअली डीपली अफेक्टेड हो सकता है। अगर हम ये सोचें कि कोई एक इंसान हो रहा है, कोई एक जना हो रहा है, तो हर कोई हो सकता है। हम सभी इमोशनली वल्नरेबल पर्सन हैं, लोग हैं, है ना? जिस हिसाब से स्ट्रेस की बढ़ता जा रहा है और हम लोगों की रेज़िलियंस कम होती जा रही है, उसी के हिसाब से हम अफेक्ट भी कई बार हो जाते हैं। कई बार कोई इंसान आया, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी सिचुएशन क्या है, किस वजह से उसको स्ट्रेस बढ़ा है, क्या हुआ है, सबसे पहले तो उसको काम डाउन करना बहुत ज़रूरी है। उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। काम डाउन की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा हमें लगता है कि यार ये परेशान है ना, इससे मत बात करो, उसके घर वालों से बात कर लो। नहीं, उससे बात करना, उसकी परेशानी सुनना, उसने उस परेशानी को किस तरीके से देखा है, उस नज़रिए को समझना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सर, आप कुछ अपनी स्टोरी जो आपने एक्सपीरियंस किया हो अ, टू वेरी फ्रैंक, हर एक पर्सन, हर एक मरीज़ एक अपने साथ में एक पूरी स्टोरी, हर एक इंसान की लाइफ एक स्टोरी है, जो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, इश्यूज़ के साथ में चल के आता है। यस, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर अगर किसी को होता है तो उसकी लाइफ की ट्रबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी एक इंसान को अगर ट्रबल है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो सारे घर को प्रॉब्लम होने लगती है, सारे घर इधर-उधर हो जाता है। वो फाइनेंशियली ट्रबल्ड हो जाता है क्योंकि जॉब वगैरह करने के कई बार कंडीशन में नहीं रहता। फैमिली बहुत ट्रबल्ड होती है क्योंकि फैमिली के साथ में इमोशनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हर एक इंसान की लाइफ अगर वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है, हो जाता है। अगर आप देखिए अलग-अलग साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के साथ में अलग-अलग तरीके की हो जाती है।
बाई चांस अनफॉर्चुनेट जैसे सबसे सीवियर इलनेस जिसे हम मानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, वो हो जाता है किसी की लाइफ में, तो एक तो कोई पहचान नहीं पाता, फैमिली मेंबर किसी को आराम से पहचान नहीं पाते इसको हुआ क्या, ये ऊट-पटांग बातें क्यों कर रहा है, इस तरीके से लोग वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक पर्सन बहुत कॉमनली हमारे पास जैसे आते हैं, कई एक पर्सन कहते हैं कि मुझे डर लगना शुरू हुआ। डर किसका? कि मेरे साथ घर वाले जो रह रहे हैं मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो मेरे ऊपर कुछ कर रहे हैं, सब मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, मेरे थॉट्स निकल के सबको पता लग रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और मेरे ऊपर सब लोग जासूसी कर रहे हैं, और वो जासूसी सिर्फ आसपास की नहीं, उसे लगने लगा सारा शहर मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है। तो ये शक वहम की बीमारी पैदा हो गई है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो इसके बाद इंसान डरने बहुत ज़्यादा लगता है। फैमिली मेंबर्स ने कितना ही समझाने की कोशिश करी, कितना ही प्रूफ दिखाए, सब कुछ आराम से करा, उसको वो चीज़ मैं पता ही नहीं लगती, और इतने डर के कारण कई बार इंसान कई बार वायलेंट भी हो जाता है, जैसे अपनी आप को हानि पहुंचा देना डर की वजह से, या फिर दूसरे को हानि पहुंचाना, ऐसा भी कोशिश होती है। ऐसे में फैमिली मेंबर्स लेके आए थे, हमने उसको वो कोशिश करी, काम डाउन करने की कोशिश करी, देन फिर इंजेक्शंस और मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की, और आफ्टर अ फ्यू डेज ही वाज मच बेटर कंडीशन। वो समझ पा रहा था कि यार मेरे को जो उस समय हो रहा था वो कुछ अलग ही था, वो मैं खुद ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा था मुझे क्या हो रहा है ना। उसके बाद जब उनको वो चीज़ नॉर्मल हुई, ब्रेन से वो बीमारी खत्म हुई, तब उनको वो चीज़ समझ आई, अच्छा है वो तो बीमारी थी। सर ऐसे टाइम पे ओनली मेडिसिन कैन वर्क और थेरेपी भी साथ के साथ की जाती है? देखिए डिपेंड करता है बीमारी क्या है। कुछ बीमारियां जो बहुत सीवियर होती हैं उस समय सामने वाले से बात करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो चीज़ को समझने की कंडीशन में ही नहीं होता। ब्रेन की में न्यूरोकेमिकल्स इतने सीवियरली डिरेंज हो जाते हैं कि वो नहीं होता। हाँ, बात करके सामने वाले को समझाना, सामने वाले को शांत करना, और ये बताना कि क्यों ज़रूरी है ट्रीटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। वो कहीं पर समझ भी पा रहा होता है बीमारी, और इन द सेंस एक साथ में नहीं भी समझ पा रहा होता, तो उस समय में मेडिसिन बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर ऐसा पेरेंटिंग में आपको कोई ऐसा केस मिला हो जो काफ़ी अनयूजुअल हो? अनफॉर्चुनेटली जितने भी चाइल्ड केसेस आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में इशू ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड हाँ, कई बार चाइल्ड के अंदर बायोलॉजिकली वजह से भी परेशानी होती है, लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं बच्चों में, जो पेरेंट्स कहते हैं बच्चे में परेशानी है, बच्चा ऐसा नहीं कर रहा, बच्चा ये क्यों कर रहा है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, बट एक्चुअल में वो पेरेंट्स की ही ट्रबल होती है जो बच्चा ऐसा करने लगता है। जस्ट आपको मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। कह रहे हैं कि बच्चा बहुत जवाब देना सीख गया है, बात बात पे हाथ उठा देता है, गाली दे देता है। आप उसको ट्रैक करके देखो फैमिली का कैसे क्या रहा, क्या हुआ, आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स में झगड़ा होता था, फादर या मदर एक दूसरे पे हाथ उठा देते थे और कई बार गाली गलौज करते थे। सेम पैटर्न आप देखेंगे कि वो बच्चे ने लर्न कर लिया है। आप देखेंगे कि बच्चा समझ नहीं रहा है, वो कहेंगे समझाने का तरीका क्या रहा, क्या समझाने का तरीका समझाने वाला था, या हर बार इम्पोज किया गया कि नहीं ये तुम यही करोगे, नहीं ऐसा ही होगा, और उसकी बात कभी सुनी ही नहीं गई बच्चे की, तो वो एकदम अपोजिशन डिफाइंड हो जाता है, आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, नहीं यार मेरी तो सुनी नहीं जा रही, या तो दब जाता है, तो फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है उसे। फिर पेरेंट्स लेके आते हैं कि देखो हर बात पे घबरा जाता है, घबराना उसको शुरू किसने करवाया, तो उसमें मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ पेरेंट्स की, है ना। पेरेंटल वेज जो होते हैं कई बार हमें खुद नहीं समझ आते, कोई पेरेंट नहीं चाहता मेरे बच्चे को दिक्कत हो, कोई भी नहीं चाहता, तभी वो ट्रीटमेंट के लिए सीख करके आते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमारे ही व्यवहार ऐसा होता है कि बच्चे के ऊपर उसका। अगर आपने कोई ऐसे केसेस देखे कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से सिर्फ स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं हो रही है, उन्हें कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो गई है? डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कई बार न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बच्चों में कई बार हमें मिलती हैं, जो वो बर्थ के साथ में आती हैं और कई बार एनवायरमेंटल स्ट्रेस के साथ में बढ़ जाती हैं। जैसे हमारे ऑटिज़म के केसेस होते हैं, ADHD कई बार कई बच्चों में प्रॉब्लम होती है, कई बार इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज बच्चों में आती है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो डेवलपमेंट बच्चे में बाय बर्थ होती है, कई बार जेनेटिकल होती है, हेरिडिटरी होती है, कई बार बर्थ ट्रॉमास की वजह से हो जाती है ना, बहुत सारी चीज़ों की वजह से होती है, और ग्रेजुअली हमें पता लगती है जब वो बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है कि वो जो डेवलपमेंट है वो डेविएट हो गई, वो नॉर्मल नहीं आ रही है।
सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट ऑटिज्म एंड ADHD? देखिए, ऑटिज़्म जो जो बच्चों में हमें मिलता है, हम बहुत अर्ली एज में भी ऑटिज़्म पहचान सकते हैं। अर्ली एज में बच्चा है, थोड़ा सा 2 से 5 साल तक, या 5 से 10 हो गया है, या बड़ा बच्चा हो गया, 10 साल से बड़ा हो गया, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है। लेकिन जो कोर वो है इमोशनल रेसिप्रोकेसिटी, सोशल एंड इमोशनल रेसिप्रोकेसिटी, कि जैसा सामने वाला मुझसे व्यवहार कर रहा है मैं उसे समझ पाऊँ और उसी बेसिस पे मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ, है ना। जस्ट अगर आप ये देखें कि ये बिल्कुल छोटे बच्चों में कैसे पहचानेंगे, 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, जब उसको मदर स्माइल करती है ना, तो स्माइल बैक करता है। वो कोई भी वो करता है ना, ले 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 ले, तो बच्चा स्माइल बैक करता है। ऑटिज्म का बच्चा नहीं पहचान पाता कि यार ये स्माइल करनी है, क्या करना है। उसकी जो देखने की क्षमता होती है, वो आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता। वो कंफ्यूज होता है कि मैं किसको देखूं, कहाँ देखूं, क्या करूं, है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड से हमें मिल जाता है। जब बच्चा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट में बच्चा मदर पहचान पाती है कि बच्चा मुझसे लगाव करता है। बच्चे को मैं थोड़ा सा भी प्यार करूं तो बच्चे की तरफ से मुझे प्यार आता है। बट जो ऑटिज्म में हम देखते हैं कि बच्चा मदर और बच्चे के बीच की वो बॉन्डिंग गायब होती है। मदर फील नहीं कर पाती होती कि बच्चा मेरे पास वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो ये हमें बहुत छोटी उम्र में मिल जाती है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी सॉलिटरी प्ले होती है, कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं उसके जो सेम होते हैं कि पूरे एकदम एग्जैक्ट उसी टाइप के बिहेवियर वो कर रहा है ना। जैसे जैसे एक टाइप की आवाज़ निकालना, कू टाइप आवाज़ निकालना, इंग 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 आवाज़ निकालना, हैंड की मूवमेंट हो, सेम टाइप ऑफ प्ले रोज़ खेलेगा, एक ही चीज़ पहनने की जिद करेगा, है ना, एकदम सेमनेस होगी। या और दूसरी सोशल रेसिप्रोसिटी मैंने बताया, जैसे और बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, अपना सॉलिटरी प्ले करेगा। स्कूल में भी जाएगा, अकेला बैठेगा, अकेला अपनी चीज़ों के साथ में वो रहेगा, है ना। समझ आ रही होगी। कई बार बच्चों में इंटेलेक्चुअल डेफिसिट अगर नहीं है तो काम तो अपना ठीक से कर रहा होगा, बट और बच्चों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसकी कुछ ऑड बिहेवियर्स होंगे जो बहुत कॉमनली दिख जाएंगे। ओके सर। तो सर जैसे ये काफ़ी चल रहा है आज के टाइम में कि जो बच्चे जिनको ऑटिज्म है एंड ADHD है जैसी चीज़ें, तो उनको नॉर्मल स्कूल के लिए कि नॉर्मल स्कूल में वो पढ़ सकते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। तो अगर वो ऐसे रहते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में, तो कुछ इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं? इससे पहले एक आप ADHD के बारे में आपको बता देता हूँ। ये तो हमने ऑटिज्म के बारे में सुना है ना। ADHD डिफरेंट है। ADHD में है अटेंशन डेफिसिट और हाइपर काइनेटिक, थॉट प्रोसेस, इमोशनल इश्यूज और सब कुछ सेम है, नॉर्मल है उसका। बट जो उसकी अटेंशन है ना, वो एक जगह टिक नहीं पाती। टीचर पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे वो कोशिश कर रहे हैं, उसका ध्यान उधर जा रहा है, हर चीज में। वो खाना खाते खाते उसे कुछ डोर बेल सुना दी, वो भाग के चला गया, है ना। वो एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, पढ़ाई करने में उसे डिफिकल्टी होती है। वैसे और सब चीजें वो करेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। बल्कि कई बार हम देखते हैं कि ADHD के बच्चे बहुत हाइपर इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, बहुत क्विक लर्नर होते हैं, है ना। बट उनमें बैठने की क्षमता नहीं होती क्योंकि उनकी अटेंशन नहीं बनती बैठते रहे। और वो मोबाइल्स पे, कई बार मोबाइल पे तो वो बहुत देर तक बैठे रहेंगे क्योंकि उसमें अटेंशन की जरूरत ही नहीं होती, उसका तो रील स्क्रॉल होता है ना। तो ADHD ऑटिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों सेम बातें नहीं है। कुछ ऑटिज्म के बच्चों को ADHD भी होता है, वो कॉमॉर्बिडिटी होती है, बट ये दो बिल्कुल ही डिफरेंट बीमारियां होती हैं। और जो आपने भी वो सवाल पूछा कि क्या स्कूल के नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंटीग्रेशन विद द नॉर्मलसी, है ना, ये थोड़ा डेविएशन हुआ है, तो हमें जब इंटीग्रेट करेंगे नॉर्मल बच्चों के साथ में तो उनकी बेटरमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड देखा गया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस तरह यही रूल लिया है कि आपको अनटिल अनलेस की बहुत सीवियर हो कि वो बच्चा बिल्कुल ही क्लास में फिट ना हो रहा हो, तो जरूरी ट्राई हमेशा ये करना चाहिए कि वो इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़े, सेम वो हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्योंकि एक बार आप दूसरे उसमें उनको बिठा देते ना कहीं, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है उनके साथ में। वो खुद में वो करते हैं कि मैं स्पेस में हूँ, मेरे को कोई ट्रबल है, तो वो चीज़ ना डेवलप हो, इसलिए उनको सेम स्कूल में सेम क्लास में बैठाना ज़्यादा बेटर रहता है। सर मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं टीचर थी कुछ टाइम के लिए, मैंने बच्चों को पढ़ाया था। तो मेरे क्लास में थी एक बच्ची एंड आई डोंट नो उसको क्या इशू था एग्जैक्ट, मुझे बीमारी का नाम नहीं पता कि उसको क्या एग्जैक्ट बीमारी थी,
बट उसका अटेंशन स्पेन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड वो काम भी कर लेती थी, कुछ टाइम वो ठीक लिखती थी एंड कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देती थी। एंड कभी वो बात मान लेती थी, कभी वो नहीं मानती थी। तो कहीं ना कहीं स्कूल में मैंने देखा कि उसके डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी होता था उसको लेके, कि उसको अलग बिठा देते थे टीचर्स एंड बच्चे उसके साथ फिर वैसा ही बिहेव करते थे। एंड उसको पागल भी बोल दिया जाता था कि ये पागल है, ये नहीं कर। आई अंडरस्टैंड कि ये डेफिनेटली स्कूल्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। हम और बच्चों को उस सेंसिटिविटी के साथ में नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ का ही ये बच्चा है, आपको इसको भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप और बच्चों के साथ में फ्रेंडशिप कर रहे हैं वो करना है। तो ये इंस्टॉल करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बच्चों में पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि उन बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है, और उन बच्चों को भी ये इंटीग्रेट कराना है कि ये आपके साथ का बच्चा है, इसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। इस तरीके के वर्ड्स के पागल यूज़ कर लिया बहुत बिल्कुल उन दूसरे बच्चों को बहुत स्ट्रांगली समझाना चाहिए हमें। कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस जो आपने हैंडल किए हो आज के? कॉम्प्लेक्स केसेस किस बारे में कहेंगे? ऐसा पेशेंट जो नेग्लेक्ट हुआ हो बहुत लंबे सालों से, कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। हम देखेंगे कि हमारे घर में अगर किसी को कोई भी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज और शुगर हो, जिसका प्रॉब्लम भी शायद 10 साल बाद आता है, उसके लिए भी हम वो होते हैं कि यार अभी शुरू हुआ है, अभी इलाज ले लो। बट मेंटल इलनेस के लिए कई बार 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल निकल जाते हैं। एक इंसान बिल्कुल एकदम डेबिलिटेटेड कंडीशन में हो जाता है, तब भी उसको इलाज कई बार के लिए भी फैमिली मेंबर्स नहीं सोचते कि नहीं ये तो ऐसा ही है, करके छोड़ देते हैं। जो लॉन्ग टर्म से जितना नेग्लेक्ट होंगे, जितना ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस जितनी लंबी रही होगी, वो प्रॉब्लमेटिक है। चाहे वो ओसीडी में कई बार हम देखते हैं नेग्लेक्ट रहा हो, हाथ इतना ज़्यादा धोता है इंसान, इतना ज़्यादा सफाई रखने की कोशिश करता है, उसकी आदत मान के छोड़ दिया गया है, बट उसके हाथ की कंडीशन क्या हो गई है, बिल्कुल स्किन भी निकल गई है, पूरी बॉडी पे इतना ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से रैशेज रहने लगे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमन हम देखते हैं, यही समझ के छोड़ देते हैं कि ये तो दवाई लेना ही नहीं चाहता, ये तो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहता, इसको छोड़ दो, है ना। ये तो बस अपने में ही लगा रहता है ना। उसको वही गलत वर्ड हम पागल समझ के बस छोड़ दिया। नहीं, उसका हमें ख्याल रखना है, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा है ना। वो कई बार तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ही बिना कपड़े पहने पर्सन घूम रहा है, वो है अपने आप से बातें कर रहा है ना। उसे यही नहीं पता कि खाने की चीज़ कौन सी है, नहीं है। तो फैमिली मेंबर्स कई बार उसको इस तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि आज की डेट में ऐसा नहीं है। हम बहुत इजीली ट्रीट कर पाते हैं चीज़ों को, दवाइयाँ हर चीज़ की मौजूद हैं, ट्रीटमेंट होता है, इलाज से असर आता है और इंसान नॉर्मल लाइफ जी पाता है। सर, ओसीडी की जैसे आपने बात की, तो मैं थोड़ा ओसीडी के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्यों होता है ये? देखिए, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है वो ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स के डिसफंक्शन की वजह से होता है ना। कई बार फैमिली हेरिडिटरी होता है, जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, है ना, और एनवायरमेंटल कुछ क्लिक कर जाता है जिसकी वजह से एकदम से प्रेसिपिटेट हो जाता है वो चीज़। होता क्या है, इसमें एक तरीके का थॉट आता है इंसान को कि यार अलग अलग टाइप्स की होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं। गंदगी वाला बहुत सबसे कॉमन होता है कि यार मेरे को गंदगी लग गई। कैसे लग गई? चाहे वो किसी को चीज़ को छू के लगी हो, चाहे वो मेरे को एहसास हुआ हो यार मुझे बस लग गई आकर के, है ना, गंदा हो गया। अब मन में आता है अब गंदा हो गया तो बहुत ही अंदर से एक बेचैनी सी फीलिंग होने लगती है, यार मैं गंदा हो गया, अब ये गंदगी मुझे इन्फेक्शन कर देगी या फैल जाएगी, कुछ होगा, इस तरह से बेचैनी करने लगते हैं। तो उसका हमें सॉल्यूशन मिलता है, यार एक बार धो के साफ कर दो। एक बार धोने के फिर आता है शायद ठीक से नहीं हुआ, एक अनसेटिस्फैक्शन अंदर से पैदा होती है, एक बार और कर दो। शुरुआत में 1-2 बार होती है, फिर वो धीरे धीरे अनसेटिस्फैक्शन बढ़ती रहती है, इंसान 10-10, 20-20 बार क्लीन कर रहा होता है। इसी तरीके से कई बार लोगों को ब्लास्फेमी वाले थॉट्स आते हैं कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ या जब भी मेरे को गॉड की आते हैं तो गलत चित्र आने लगते हैं, है ना, सेक्सुअल वे में मेरे को नजर आने लगता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे आए, बट आ जाते हैं और मैं बेचैन हो जाता हूँ और मैं फिर उसकी वजह से बार बार माफी मांगता हूँ, बार बार कुछ ऐसे एक्ट्स करता हूँ मेंटली कि यार मुझे उससे कोई नुकसान ना हो जाए, है ना। ये ऑब्सेशन है एक थॉट और एक कंपल्शन है जो मैं उसको
रिवर्स करने के लिए, अंडू करने के लिए कर रहा हूँ। So I have seen this in myself कि I have cats, I have many cats. मेरे को ऐसे लोग बोलते हैं कि गंदगी है, ये है, वो है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. I used to hug them, I used to love them. बट मुझे रिसेंट में ऐसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है कि अगर मेरा हाथ कहीं टच हो जाता है तो मुझे बार बार फील होगा कि कुछ लग गया है एंड मैं उस हाथ धोऊंगी, फिर मुझे लगेगा कि अभी भी नहीं हुआ है साफ देना, हाथ धो रही हूँ. एंड उसके बाद क्या होता है, अगर वो हाथ मेरा कहीं और बॉडी में टच हो गया तो मैं उधर भी साफ करना. सो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तो आई थिंक मुझे भी इस चीज़ के लिए शायद फोकस करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल ट्रीट करना चाहिए कि जब से बढ़े उससे पहले इसको ख़त्म कर दें. तो सर क्या ऑप्शन हैं इसके लिए? अगर वो बिल्कुल अभी माइनर स्टेज में ही है, स्टार्टिंग ही है, हम इसमें ERP, एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी कर सकते हैं. अगर ये बढ़ जाती है तो फिर हम मेडिसिन यूज़ करते हैं. ओके, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी. एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. एक्सपोजर, हम एक पर्टिकुलर चीज़ से हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि किन किन चीज़ों से गंदगी महसूस हो रही है. कोई लैपटॉप से टच करने पे हो रही है, ग्लास से टच करने पे हो रही है, इसको टच करने पे हो रही है, इसको टच करने पे हो रही है. अब इसका भी एक मेंटली अरेंज होता है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा गंदा मुझे लगता है. मुझे लगता है कि ये ज़्यादा गंदा है, ज़्यादा देन दिस, उसके बाद ये, उसके बाद ये. तो जो सबसे कम है ना, उससे मैं टच कराऊंगा अपने आप को. जानबूझ के, सोच समझ के मुझे टच कराना है. अब वो मुझे गंदा लगेगा, महसूस होगा हाँ यार गंदा लग रहा है. मैं एक चेयर पे बैठूंगा, मैं कोई रिस्पॉन्स ना देने की कोशिश करूंगा कि इसको धोना है, इसको क्या करना है, लेकिन अंदर आने वाला चीज़ों को मैं रोकूंगा नहीं. मुझे गंदा महसूस हो रहा है, मुझे चिड़चिड़ मच रही है, मुझे घबराहट हो रही है, उसको मैं आने दूंगा, उसको मैं रोकूंगा नहीं. लेकिन मैं रिस्पॉन्स को रोकूंगा कि मैं जाकर के धोऊंगा नहीं. ये जब हम रिस्पॉन्स रोकेंगे तो एक ग्राफ बनता है, एक एंजाइटी का ग्राफ आएगा. पहले बढ़ेगी, अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, एक पीक आएगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेगी. क्योंकि हमने इनमें से सबसे छोटे से करा है तो जनरली 40 से 45 मिनट में वो घबराहट बंद हो जाएगी, एक से लगना बंद हो जाएगा. हाँ यार आपसे ज़रूरत नहीं लग रही है. और हम उसको फिर मैं रोज़ अगर एक चीज़ को करूँगा, हाँ यार इसी को करूँगा, इसी को बार बार टच करके एक बार बैठूँ, रोज़ एक बार, कुछ दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे इससे गंदा लगना बंद हो जाएगा. फिर मैं दूसरी चीज़ के साथ करूँगा, फिर मैं तीसरी चीज़ के साथ करूँगा, फिर मैं चौथी चीज़. अगर नहीं ध्यान दिया जैसे और ये बढ़ा तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? अगर मैं आपको एक्सट्रीम केस बताऊं इसमें कि इंसान ने 10 साल से नहाना छोड़ दिया था. नहाना छोड़ दिया कि मैं नहाऊंगा तो मैं पूरा दिन नहाता रहता हूँ, 8-8, 10-10 घंटे नहाता रहता हूँ, इसलिए मैंने नहाना ही छोड़ दिया है. वो एक्सट्रीम केस है ना, ऐसा नहीं होता जनरली. लेकिन आप जनरली हम क्या देखते हैं, ये चीज़ बढ़ती रहती है, हर चीज़ को टच करते हो. आज आप इस तरह से आराम से बैठे हैं, है ना, कल आपको अपनी कॉपी गंदी लगने लगी तो ऐसे करके इंसान बैठना शुरू कर देता है. कहीं छूंगा नहीं, किसी तरह से टच नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा. जितना भी मतलब बढ़ सकता है, इसकी कोई ना लिमिट नहीं होती, इसकी कोई वो नहीं होती. हाँ बस ये 4 चीज़ें साफ हैं, इसके अलावा मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखता. ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले नहीं रखती थी, बट नाउ आई यूज्ड टू हैव सैनिटाइजर विद मी कि मुझे हर जगह कि मेट्रो में जा रही हूँ, चल रहे हैं, हाथ गंदे हो गए, सैनिटाइज हटा दो. जितना करोगे ना उतना ही बढ़ जाएगा. ओके. इसकी कोई लिमिट नहीं है खत्म होने की. चलो यार इतना तक तो ठीक है, चलो मैं कर रही हूँ, चलो, और एक दिन के बाद होगा नहीं यार इतना तो कर लूंगी, चलो, और इससे आप बढ़ाते रहोगे, अकोमोडेट इतना करते रहोगे उतना बढ़ाते जाओगे. कि इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें क्या साइन है कि हमें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए. देखिए, जब हमारे इमोशंस ऐसे होने लगे, हमारा बिहेवियर ऐसा होने लगे, जो हमें खुद को समझ आ रहा है कि हमारे नॉर्मल से अलग है, अलग, अब इतना अलग है कि इससे हमारे इम्पैक्ट आने लगे हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ पे. डे टू डे रूटीन लाइफ में हैम्परिंग होने लगे. जस्ट लाइक कि मैं अगर ऑफिस जाता हूँ तो अब ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घर में ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा हूँ, मेरी बायोलॉजिकल फंक्शंस पे असर आने लगा कि यार मैं सो नहीं पाता हूँ, इस वजह से मेरे को भूख नहीं लगनी बंद हो गई है, मैं जो सोच है मेरी नेगेटिव ज़्यादा रहने लगी है. यार मुझे बस घबराहट रहती है, नेगेटिव सोच आती है, इस चीज़ों की वजह से मैं ये नहीं कर पाता, इस चीज़ों की वजह से मैं ये नहीं कर पाता. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं मेट्रो नहीं चढ़ पाता घबराहट की वजह से, मैं बाथरूम नहीं जा पा रहा आजकल घबराहट के, अंदर से कुंडी नहीं लगा पाता मैं, है ना. तो अगर चीज़ें ऐसी होने लगी हैं कि मैं इसकी वजह से, ये मेरे इमोशंस और बिहेवियर की वजह से
मैं ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर डिसेबिलिटी आ गई है ना। जैसे पैर में चोट लगती है तो डिसेबिलिटी क्या, मैं भाग नहीं सकता, और ये इमोशनली प्रॉब्लम आ गई है, इसमें डिसेबिलिटी क्या, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है हमें साइकाट्रिस्ट से मिलना जरूरी है। मेडिकेशन एंड उसको लेके जो मिसकंसेप्शन है कि मेडिकेशन लेना है नहीं लेना, लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके भी, एंड बहुत से लोग लेना नहीं चाहते अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, डेफिनेटली पहले तो ये इट्स ऑलवेज पर्सनल चॉइस कि मैं किस तरीके से अपने आप को रखना चाहता हूँ, है ना। और वो हर बीमारी पे लागू होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को डायबिटीज़ हो गई तो ये कोई और डिसाइड करेगा कि मैं ट्रीटमेंट क्यों ना लूँ, ये मैं ही डिसाइड करूँगा कि मेरे को डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। सेम एज द साइकाट्रिक डिसऑर्डर। साइकाट्रिक डिसऑर्डर में सिर्फ एक बहुत माइनर से डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सीवियर लेवल पे होते हैं, जिसमें इंसान समझ ही भी नहीं पा रहा होता कि बीमारी है, और उसकी बीमारी की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो रिस्क ऑफ हार्म अदर्स या सेल्फ हो सकता है। उस केसेस में तो उस इंसान की मर्जी के बगैर उसको ट्रीटमेंट देना लीगली वैलिड होता है, बट मैक्सिमम केसेस में इंसान खुद ही डिसाइड करता है कि यार मुझे लेना है या नहीं लेना ट्रीटमेंट, है ना। मेडिसिन से डर होता है कई बार, एलोपैथिक मेडिसिन से जनरली जो मैं अगर बहुत कॉमनली बताऊं कि एलोपैथिक मेडिसिन का डर है, और एक मन में हमेशा कंसेप्ट रहता है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और एलोपैथिक तो खाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है, और ये हर मेडिसिन के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ विच मेडिसिन, चाहे वो साइकेट्रिक की हो चाहे वो और चीज़ों की हो। बट ऐसा नहीं होता, हर मेडिसिन के अपने पॉसिबल इफेक्ट और पॉसिबल साइड इफेक्ट होते हैं। जब मेडिसिन बनाई जाती है तो उसके इफेक्ट होने के चांसेस मोर देन 95% हो, और इस साइड इफेक्ट होने के चांसेस लेस देन 1% हो। ये मोटा मोटा देखा जाता है कि ऐसा ना हो कि साइड इफेक्ट सबको हो रहा है, ठीक है। और हमेशा अंडर सुपरविजन ली जाए। प्रॉब्लम कहाँ होती है, तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ली जा रही होती है, उसमें जब साइड इफेक्ट आएगा तो पता भी नहीं लगेगा, और जब वो गंभीर हो जाएगा तब पता लगेगा। अंडर सुपरविजन ले रहे हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट आता है पहचाना जाता है और उसको हम रेक्टिफाई कर पाते हैं, या किस डोज में किस इंसान को सूट करेगी, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई सूट करेगी, वो आइडेंटिफाई करके देते हैं। ओवर द काउंटर जो ली जाती है, हाँ जी ये तो इसी टाइप में ली जाती है, तो मेरे दोस्त ने भी ली थी चलो मैं भी ले लेता हूँ, वहां बड़ी ट्रबल होती है। वहां इंसान वो दवाई चूज करता है जो आज इमीडिएट रिलीफ देते हैं, हाँ यार ये खा के मजा ठीक लग रहा है। अगर वो दवाई ऐसी होती है, कुछ दवाइयाँ जो मुझे आज रिलीफ दे सकती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको बुखार है, आपको पैरासीटामोल मिल गई, बुखार उतर जाएगा, कल फिर बुखार आ सकता है। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, खासतौर पे एंजाइटीज में ऐसा बहुत कॉमन होता है। मुझे आज एंजाइटी थी, मैंने एक पिल खा ली, मेरी आज एंजाइटी कम हो गई, फिर कल हो जाएगी, फिर परसों हो जाएगी। तो इसीलिए इस टाइप की मेडिसिन भी, ये डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन होती हैं जो कई बार आम लोगों को नहीं समझ आती कि कौन सी लेनी है, कौन सी मेडिसिन से बीमारी होना बंद होगी, कौन सी मेडिसिन रिलीफ देगी सिर्फ इमीडिएट और लॉन्ग टर्म नहीं लेनी चाहिए। ये आपको साइकेट्रिस्ट से पूछ के ही लेनी चाहिए। मिसकंसेप्शन से ज्यादा मिसयूज ज्यादा है कि यार बस एक बताई थी ऐसा ले ली, अब मेरे को उससे ट्रबल हो गई, है ना। और फिर वो ट्रबल हो गई तो वो चीज सब में फैलती है कि यार अच्छा ऐसा हो गया। जैसे एक बहुत मिसकंसेप्ट होता है कि साइकेट्री की सब मेडिसिन में नींद बहुत होती है, कि अगर मैंने साइकेट्री की मेडिसिन ली है तो सोता रहूंगा पूरा दिन, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर साइकेट्री की मेडिसिन सुलाएगी तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेडिसिन का काम क्या होना चाहिए कि आप एक्टिव हो पाए, आप अपनी लाइफ को कर पाए। सोते रहोगे तो लाइफ ही रुक गई। तो सोते रहना ट्रीटमेंट नहीं है, और ना ही मेडिसिन ऐसी होती है, ऐसा नीड होती है। आप कई बार किसी को साइड इफेक्ट हुआ तो उसको इमीडिएटली कम करा जाए। मेडिसिन का जिनमें कुछ में नींद का असर भी होता है, तो हम जनरली रात को देना पसंद करते हैं कि नींद में उसका असर खत्म हो जाए और दिन का टाइम अपना आराम से एक्टिवली बिता पाए इंसान। सर एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे स्लीप, ये भी ब्रेन और इसका भी न्यूरोलॉजिकल मतलब कनेक्शन है, स्लीप का भी डिसीज है, yes. हाँ, तो जैसे आजकल जो गमीज चल रही हैं फॉर स्लीप, तो आई हैव ट्राइड वन एंड उससे एकदम बहुत तेज नींद आती है, तो क्या वो कुछ डिसफंक्शन नहीं करती ब्रेन में?
देखिए, जो गमीज़ हैं वो मेलाटोनिन की है ना? हुँ। मेलाटोनिन जो हमारा ब्रेन जनरेट करता है, और उसको भी लेने के लिए रीज़न होने चाहिए, उसको भी लेने के तरीके होने चाहिए, क्योंकि वो गमीज़ ओवर द काउंटर अवेलेबल है, चलो मैं रोज़ खा के सो जाऊँ, तो वो कुछ दिनों के बाद काम करना बंद कर देगी। ओके। ठीक है ना? उसका उसका मेनली जेट लैग हो गया, या 2-3 रातों से नींद नहीं है, तो 1-2 दिन लेके सो गए, फिर दोबारा से ठीक हो गया, तो इस तरीके से उसका यूज़ ठीक होता है। अगर हम उसको रोज़ लेने लगें, उसको एज़ ए हैबिट करें, तो वो खराब है। देखिए, स्लीप हमारा ब्रेन इनिशिएट करता है, उसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है ना? लेवल्स ऑफ स्लीप पर किस पे कहाँ है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। हुँ। ना आना स्लीप हमारे पूरे बॉडी को ट्रबल करता है। हुँ। जब हम सोते हैं तभी हमारी पूरी बॉडी, पूरा ब्रेन एक रिकवर करता है, और हम एक नॉर्मल स्टेट में दोबारा से उठ करके एक फ्रेश फील करते हैं। हुँ। अगर हमें नींद नहीं आए तो हमारा जैसे एक ही दिन लगातार चलता जा रहा है। सब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है नींद ना आने की, रीज़न क्या हो सकता है? नींद ना आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। साइकाट्रिक डिसऑर्डर सबसे कॉमन रीजंस होते हैं। हुँ। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन रीजंस हैं नींद ना आने के। हुँ। और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। सब जैसे मैं बोलूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं मतलब कि मेरा बीच में आई यूज्ड टू शूट वीडियोस, तो मुझे घर पे ऐसे टाइम नहीं मिलता था। आई हैव सो मेनी कैट्स, तो वो बहुत डिस्टर्ब करती है, कभी उन्हें खाना चाहिए, तो मैं रात का टाइम लेती थी वीडियोस शूट करने। तब से मेरा थोड़ा ऐसा हो गया टाइम टेबल रात के हिसाब का। अब क्या है ऐसा, अगर मैं सुबह रात को सोई हूँ 3 बजे, सुबह उठ गई हूँ 6-7 बजे कहीं जाना है, एंड अगेन फिर मुझे रात को, और मैं पूरा दिन टायर्ड हूँ, काम में हूँ, सोई नहीं हूँ, लेकिन रात में मेरे को ये इसी टाइम पे नींद आएगी, जल्दी नींद नहीं आएगी। तो इज दिस अ प्रॉब्लम? यस, आपने क्या करा, आपने स्लीप साइकिल को मॉडिफाई करने की कोशिश करी, है ना? यस, हमारे पास कई बार नाइट शिफ्ट्स होती हैं, नाइट जॉब है हमारा, तो हमें ज़रूरत होती है कि अपने स्लीप को हम थोड़ा सा पुश कर लें। लेकिन अगर हम रेगुलर उसमें पुश करते हैं तो हमारी स्लीप साइकिल ही चेंज हो जाती है, अलग टाइम पर आएगी, अलग टाइम पे उठेगी। हाँ, तो वो भी ठीक है, लेकिन एक फिक्स टाइम होना ज़्यादा बेटर रहता है। जो भी हम अपना लाइफ में स्लीप साइकिल का फिक्स टाइम रखना चाहें, एक फिक्स रखें, दैट इज मोर पर बेनिफिशियल। इससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये लगता है कि अगर मैं 4 घंटे सो रही हूँ, एंड उसके बाद मैं उठ गई, मैं अपना बाहर रही हूँ, पूरे दिन काम किया, एंड बहुत ज़्यादा मैं टायर हो गई, तो उसके बाद मुझे रात में फिर जल्दी नींद नहीं आएगी। हालांकि पहले ऐसा हुआ करता था, अगर मैं थक जाती थी तो मैं जल्दी सो जाती थी, लेकिन अब क्या, अब मुझे सेम उसी टाइम नींद आएगी, चाहे मैं अगेन अगले दिन 4 घंटे सोऊं। हाँ, कई कई दिन तक ऐसा लग हो जाता है, कई दिन तक ऐसा ही रहेगा। हमें उठना हमारे हाथ में है, सोना हमारे हाथ में नहीं है। Okay. हमें पर्टिकुलर टाइम पे उठ जाना चाहिए कि हाँ, मेरा उठने का टाइम 7 बजे का मैंने फिक्स कर लिया, 8 बजे का जो भी फिक्स किया हुआ, उस टाइम मैं उठ जाऊँ, रेगुलर उठूँ, सुबह के समय थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ। दिन हो सकता है थोड़ा सा मेरा खराब जाए, रात आएगी, रात में नींद के लिए पीछे भागो नहीं, या नींद आ जाए, किसी तरह नींद आ जाए, आज आएगी नहीं आएगी, या क्या होगा, नहीं, इससे नींद नहीं आती। गो टू द बेड, बेड पे जाने से पहले थोड़ा सा बॉडी मसाज या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना, एक वार्म बेड लेना, थोड़े लाइट कपड़े पहन के आराम से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बेड पे लेटिए। ओके सर। जस्ट हेड टू टो फोकस कीजिए, अपने आप को रिलैक्स करना, हर एक बॉडी पार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आप देखेंगे, आप नींद आनी होगी तो अपने आप आ जाएगी। अगर नहीं नींद आ रही है तो आराम से बैठ जाए, थोड़ा सा किताब वगैरह कुछ पढ़ें, और जब लगे यार थोड़ा सा ना नींद जैसा लग रहा है, तब दोबारा लेटे, और लेटे फिर से रिलैक्स करने के लिए, तब आपको सोने नींद के लिए बेटर आएगी। नहीं, सोने के लिए नहीं, क्योंकि उससे नींद भाग नहीं जाती है। भाग जाती है। आई हैव सीन दैट। क्या है कि जब भी मुझे होगा कि कल सुबह जल्दी उठना है, तो मैं सोने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, जल्दी सो जाऊँ, ताकि मैं आराम से उठूँ, पर वो, और मुझे उस दिन नींद ही और नहीं एंग्शियस आती। कर देता है वो। हाँ, आजकल डिजिटल एक्सपोजर हो रहा है बच्चों में, छोटे बच्चों में स्पेशली, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, स्क्रीन वही स्क्रॉल करते रहेंगे 24 घंटे स्क्रीन पे, खाना खाना है तो स्क्रीन,
कुछ खेलना है, खेलना फिजिकल एक्टिविटीज रही नहीं, वो खेलने का जो टाइम है उनका वो स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। उसके लिए क्या कुछ चीजें, और सर ये भी ना बच्चों में बहुत इतना एडिक्शन हो गया है कि अगर पेरेंट्स बोल देना कि नहीं आप नहीं लोगे, तो बच्चे बहुत ज्यादा ऐसी हरकतें करते हैं कि फिर पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं कि दे दो, छोड़ो। देखिए, आपकी बातों से भी और ज़्यादातर जो लोगों को लगने लगा है कि आजकल बच्चे पैदा ही डिजिटल फ़ोन के साथ हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, चलो बच्चा ना रोए, बच्चा खाना खा ले, बच्चा टिक के बैठा रहे, फ़ोन पकड़ा देते हैं 1 साल की उम्र में। 1 साल 2 साल की उम्र में बच्चा फ़ोन पे है, लगा हुआ है। अब 1 साल 2 साल की उम्र में जो आदत आपने डाली है, आप 6 साल की उम्र में कहते हो कि यार बच्चा पढ़ नहीं रहा, फ़ोन देखता रहता है, फ़ोन छीन लूँ तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, फ़ोन के बगैर तो खाना नहीं खाता है, तो कैसे एकदम से आप हटवा दोगे? ना आदत डालना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात पे फोकस करना पड़ेगा। रादर देन एक आदत पड़ने के बाद आप उसको हटाते हैं। जब आप अगर उसको हटवाओगे तो पेनफुल होगा, आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी, बट वो पेन लेना पड़ेगा अगर आपको वो आदत को सुधरवाना है। अदरवाइज जो 1 साल पे पड़ी हुई आदत है, इतनी आराम से नहीं जाएगी। आपके कोई केसेस के एक्सपीरियंसेस कि क्या प्रॉब्लम्स थी केसेस में और आपने उस रिकवर किया, बेटर रिकवर किया, ऐसे कुछ केसेस अगर आप बता सको? देखिए, नहीं, बहुत केसेस तो देखिए जो पेशेंट्स हैं वो डेली बेसिस पे ही हमारे पास आते हैं, है ना? बहुत अलग-अलग इश्यूज़ के साथ में, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ में आते हैं। जैसे मैंने आपको एक केस बताया था कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा डर रहा था, सुसाइडल की कोशिश भी करी, जब आए हमने एडमिट करा, ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद वो नॉर्मल हो गए, वो बिल्कुल डर वगैरह ख़त्म हो गया, है ना? इस तरीके के केसेस आते हैं। ओसीडी के केसेस बहुत कॉमन आते हैं कि हाथ धो रहे हैं, कई-कई घंटे तक नहाते हैं, 6 घंटे तक नहाने तक के मैंने वो देखे हैं। घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया है क्योंकि बाहर निकलूँगा गंदा हो जाऊँगा। तो इस उसमें भी फिर वो ट्रीटमेंट लेते हैं और बेटर होते हैं। कई बार डिप्रेशन के केसेस में बहुत सीवियर केसेस आते हैं कि एक पर्सन की जॉब चली गई, बहुत सीवियर डिप्रेशन में है, वो जाके रेलवे स्टेशन तक पहुँच गया, रेलवे लाइन पर खड़ा है, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि मैं कमिट कर लूँ, और बाय गॉड ग्रेस उसे बचा लिया जाता है। फिर आते हैं, फिर हम उनको ईसीटी देते हैं और उनकी लाइफ सेव होती है। तो ऐसे तो हम रोज़ ही हम कोई ना कोई पेशेंट को देख रहे हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड होती है और उनको हम फिर सर कुछ ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे ऐसा कि लोगों को क्या रेगुलरली ऐसी चीज़ें करनी चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में कि वो इन सब चीज़ों से बच सकें? सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें अपनी डेली रूटीन लाइफ को देखना, एक रेगुलर टाइप की एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें आप अपना मॉर्निंग टाइम में उठें, अपने आप को फ्रेश करें, थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपने रूटीन को एक प्री डिटरमिन्ड वे में वो बिताएं। बहुत ज़्यादा चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाना कि हाँ मैंने एडवर्टाइज से देख लिया या लोगों ने ऐसा कह दिया, ऐसा कर लूँ, कोई इम्पल्सिविटी ना दिखाएं अपनी लाइफ में। इम्पल्सिवली हम जब एक्ट करते हैं तब हम ट्रबल में आते हैं। अपनी स्लीप साइकिल को तवज्जो दें, अपने टाइम से सोएं, टाइम से उठें, वो दें। अपने इमोशंस को पहचानना ज़रूरी है। जब आप उन्हें पहचानेंगे तभी उन्हें मॉड्यूलेट कर पाएंगे, है ना? उन्हें रेगुलेट करना ज़रूरी है, किस टाइम पर किस तरीके के इमोशंस होने चाहिए वो देखना ज़रूरी है। जब आपको लग रहा हो कि आप ट्रबल ज़्यादा हो रहे हैं, एक चीज़ में ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो वहाँ अपने आप को रोकें। ओके, थैंक यू सो मच सर।